कभी सोचा है कि एक आम सा बुखार एक हाई स्टेक्स मेडिकल मिस्ट्री कैसी बन सकता है? हम सब ने कभी ना कभी बुखार का अनुभव किया है, लेकिन इस नई पड़ताल में हम इसे एक आम लक्षण की तरह नहीं, बल्कि एक क्राइम सीन की तरह देखने वाले हैं। आज का हमारा मिशन है उन सूक्ष्म हमलावरों को बेनकाब करना जो हमारे शरीर को भट्टी की तरह तपा देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन में उतरते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा क्लासिक क्लिनिकल रहस्य। एक मरीज है जो हफ्तों से तेज बुखार में तप रहा है, खूब दवाइयां चल रही हैं, लेकिन बुखार है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात, वजह किसी को नहीं पता। मेडिकल दुनिया में इसे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन या FUO कहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सिर खुजाने पर मजबूर कर देता है। हमारी आज की केस फाइल का रोड मैप कुछ ऐसा होगा। पहले हम इस अज्ञात बुखार की जांच करेंगे, फिर क्लासिक बैक्टीरियल संदिग्धों पर नजर डालेंगे, उसके बाद परजीवियों यानी पैरासाइट्स और उनके बुखार के दौरों को समझेंगे, फिर जूनोटिक और असामान्य खतरों का एनालिसिस करेंगे और अंत में रोगाणुओं के रेजिस्टेंस के बढ़ते खतरे पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला फेज, अज्ञात बुखार की जांच, और बनाते हैं अपने सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट। देखिए, एक नॉर्मल बुखार और एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल मिस्ट्री के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन होती है। अगर किसी को 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार रहे और अस्पताल में पूरी जांच के बावजूद कोई कारण न मिले, तो वो है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। बस यहीं से एक साधारण सा लक्षण एक सीरियस जासूसी जांच बन जाता है। अगर हम अपना सस्पेक्ट बोर्ड तैयार करें तो कोई एक अकेला मुजरिम नहीं है। ये बैक्टीरियल हो सकता है, जैसे कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन या फिर टाइफॉइड जैसा सिस्टमिक हमला, या फिर ये नॉन बैक्टीरियल भी हो सकता है, जैसे वायरस, पैरासाइट्स या फंगस। ये पूरी की पूरी एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जहां सच में कोई भी हमारा अपराधी हो सकता है। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि बुखार सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये असल में एक वॉर जोन का रिजल्ट है। शरीर के अंदर होता क्या है? हमारी इम्यून सिस्टम की TH1 कोशिकाएं इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती हैं। ये केमिकल हमारे मैक्रोफेज को ट्रिगर करता है ताकि वो अंदर घुसे रोगाणुओं को खत्म कर सके। इस माइक्रोस्कोपिक युद्ध में जो भयंकर गर्मी पैदा होती है ना, बस वही बुखार है। आसान शब्दों में कहें तो आपका शरीर अंदर से हमलावरों को भूनने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध क्षेत्र को समझने के बाद अब बात करते हैं उन टॉप सस्पेक्ट्स की जो पूरे सिस्टम पर एक साथ धावा बोलते हैं, हमारे क्लासिक बैक्टीरियल सस्पेक्ट्स। यहाँ 2 बहुत ही शातिर बैक्टीरियल सस्पेक्ट्स को कंपेयर करना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है साल्मोनेला टाइफी, जिसे टाइफॉइड होता है। इसका काम करने का तरीका बहुत ही धीमा और सीक्रेट होता है। किसी स्लीपर सेल की तरह यह हफ्तों या महीनों तक छिपकर रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूसेला, जो ब्रूसेलोसिस फैलाता है। ये छिपता नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अजीब और अप्रिय तरीके से अपनी मौजूदगी बताता है, जैसे मरीज को बहुत ही बदबूदार पसीना आना। ब्रूसेलोसिस को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ बुखार नहीं लाता, बल्कि अपने साथ एक क्लासिक ट्रायड लाता है, यानी 3 गंभीर लक्षण: रात में भयंकर पसीना, जोड़ों में तेज दर्द, और सबसे खतरनाक, लिवर और स्प्लीन का आकार बढ़ जाना। सोचिए, एक अकेला बैक्टीरिया कितने सिस्टमैटिक तरीके से शरीर के अलग अलग अंगों को अपना निशाना बनाता है। बैक्टीरिया की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं परजीवियों यानी पैरासाइट्स की। देखते हैं कि प्लाज्मोडियम कैसे एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ बुखार लाता है। मलेरिया फैलाने वाला ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट बिल्कुल एक घड़ी की तरह काम करता है, और सच कहूं तो ये बहुत डरावना है। ये शरीर को एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग से गुजारता है। पहला स्टेज, भयंकर ठंड और कंपकंपी, जो करीब 1 घंटे तक चलती है। फिर अचानक हॉट स्टेज, शरीर एकदम आग की तरह तपने लगता है, टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और लास्ट में बहुत ज्यादा पसीने के साथ बुखार टूटता है। ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, ये पैरासाइट द्वारा शरीर के थर्मोस्टैट का सीधा हाईजैक है। और इन खतरनाक दौरों के बाद शरीर के अंदर जो तबाही मचती है वो भी कम नहीं है। प्लाज्मोडियम हमारी लाल रक्त कोशिकाओं को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हमारी अपनी ही मशीनरी यानी स्प्लीन इन डैमेज्ड सेल्स को साफ करने के चक्कर में ओवरड्राइव में चली जाती है। बोन मैरो का काम धीमा पड़ने लगता है, जिससे गंभीर एनीमिया हो जाता है, और स्प्लीन का साइज भी काफी बढ़ जाता है। मतलब ये हमलावर हमारे ही डिफेंस सिस्टम को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं और उन रोगाणुओं पर फोकस करते हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ही छिपे होते हैं।
जूनोटिक और कुछ बहुत ही असामान्य खतरे। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बहुत बड़ा जूनोटिक खतरा है। इसके कैरियर होते हैं चूहे, कुत्ते या सूअर जैसे जानवर। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये अक्सर तब फैलता है जब जानवरों के यूरिन से दूषित पानी हमारी स्किन पर मौजूद किसी छोटे से कट या खरोच के जरिए शरीर में घुस जाता है। पानी में छिपे ये रोगाणु चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करते हैं, एकदम किसी एम्ब्यूश प्रेडेटर की तरह। अब मिलिए एक ऐसे सस्पेक्ट से जो भेष बदलने में मास्टर है, माइकोप्लाज्मा। इसका एक्सट्रीम प्लियोमॉर्फिज्म बहुत ही अजीब है। मतलब इसका कोई एक फिक्स आकार होता ही नहीं, ये पूरी तरह से एक बहुरूपिया है। इसकी यही खासियत इसे बहुत ही मायावी और पकड़ से बाहर बना देती है। इसे किसी एक कैटेगरी में फिट करना लगभग नामुमकिन है। पर सवाल ये है कि माइकोप्लाज्मा इतना मायावी क्यों है? इसका जवाब इसके स्ट्रक्चर में है। ये सबसे छोटे फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं और इनमें कोई रिजिड सेल वॉल होती ही नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट सी झिल्ली होती है। सेल वॉल ना होने का फायदा उठाकर ये नॉर्मल बैक्टीरियल फिल्टर से पानी की तरह आर पार निकल जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें पकड़ना और ट्रीट करना मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। हमारा अगला संदिग्ध थोड़ा और अजीब है, एक्टिनोमाइसीट्स। ये बैक्टीरिया और फंगस के बीच की एक कड़ी है। इंसानी टिश्यूज में ये सूरज की किरणों जैसी दिखने वाली कॉलोनियां बनाता है। और इतना ही नहीं, ये घावों में खास तरह के सल्फर ग्रैन्यूल्स यानी दाने छोड़ जाता है। ये दाने इसकी मौजूदगी का पक्का सबूत होते हैं, बिल्कुल क्राइम सीन पर छोड़े गए किसी फिंगरप्रिंट की तरह। और अब हम अपनी इस क्लिनिकल पड़ताल के सबसे चिंताजनक हिस्से में आ गए हैं, रेजिस्टेंस का खतरा, यानी वो फेज जब हमारी दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। बात करते हैं एक बहुत ही पुराने और जानलेवा सस्पेक्ट के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो टीबी का कारण है। ये रोगाणु इतने जिद्दी हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप में देखने के लिए भी स्पेशल एसिड फास्ट स्टेनिंग तकनीक की जरूरत पड़ती है। ये आम रंगों को खुद पर टिकने ही नहीं देते। ये इनके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब ये टीबी बैक्टीरिया MDTB यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन में बदल जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी मेडिकल किट के सबसे असरदार हथियार जैसे रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड दवाइयाँ अब इस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन रोगाणुओं ने हमारे ही बेहतरीन हथियारों को बेअसर करना सीख लिया है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हमारे सबसे ताकतवर हथियार इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रोगाणुओं के सामने घुटने टेक रहे हैं, तो इंसानों और माइक्रोब्स के बीच चल रही इस इवोल्यूशनरी रेस में जीत किसकी होगी? मेडिकल साइंस इन लगातार म्यूटेट होने वाले माइक्रोस्कोपिक सस्पेक्ट्स को ट्रैक करने का तरीका कैसे खोजेगा? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। सोचते रहिए और साइंस के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए।